जो एक सपना है आप लोगों का, बहुत सारे गांव के लड़के का, कि जेएनयू यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, बीएचयू में पढ़ेंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, आप लोग तो उस सपना को नहीं पूरा कर सकते हैं। आपके बाद वाला उस सपने में जाएगा, उसको समझ में आ गया कि नहीं? एक नया यूनिवर्सिटी रहेगा। अब एजुकेशन को अब खान बाबा यूनिवर्सिटी नहीं दे देगा, बाबा मत लगा लो तुम्हें। हाँ, वो यूनिवर्सिटी भी रहेगा, लेकिन वो देखिए हमारे में जो बोलते हैं थोड़ा सा लेट लगता है, उस लेट होने का रीजन भी है क्वालिटी। बैच लाने के लिए हम आपको बोले थे वर्षगांठ के समय 11 जून 2022, 12 जून, और बैच आ रहा है 13 दिसंबर 2022। 6 महीने का गैप लगा। यहाँ में कल आप लोग को ओरिएंटेशन वगैरह समझाया जाएगा, सिलेबस वगैरह कैसे कैसे, कुछ बच्चों को लाइव में डाला जाएगा सर्वर को, मतलब स्टेबल करने के लिए। 1-2 दिन में स्टेबल हो, कैसे नया नया क्लासरूम होता है तो कोनो को सीट नहीं मिला, कोनो हल्ला कर रहा है, कोनो ये वो, एक हफ्ता में कैसे सब शांत हो जाता है, वैसे एक बार ओरिएंटेशन हो जाएगा, धीरे धीरे करके आपको एक हफ्ते में पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा। ये स्टेबल हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। जो पॉलिटी राजेश मिश्रा सर पढ़ाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी, गवर्नेंस के लिए भी टीचर रहेंगे, सब बहुत सारा उसमें सेक्टर है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, हर एक चीज है आपका। हाँ, वो साइंस एंड टेक में आ जाता है। बकुला फिजिक्स पूछ रहा है, यूपीएससी में पूछेगा क्या? बर्नौली का मैं बता दूं वहाँ पे, यूपीएससी में बर्नौली का नहीं पूछ रहा, वो पूरा कंसेप्ट ही अलग हो जाएगा। ज्योग्राफी भी जब पढ़िएगा तो आपको बहुत हद तक चीजें वहाँ पे भी चेंज, लेकिन आप लोग को सहूलियत रहेगी पढ़े। सीबीएसई वाले लड़के लोग आप लोग के लिए भी बैच अनाउंस कर देते हैं, मतलब सीबीएसई के जितने लड़के हैं, भले सीबीएसई वाला हमको कुछ करे, लेकिन देखो सीबीएसई वाले को हम कितना मानते हैं, उन सबको छोड़े हैं सीबीएसई वालों को, और उन लोगों के लिए भी पूरा इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर लोग को एकदम बढ़िया से यहाँ पे, जैसे हिंदी मीडियम के एकदम बेस्ट एंड द बेस्ट, उसी तरह से इंग्लिश मीडियम के लिए जितना सीबीएसई वाला है सारे लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम का लिए भी बैच को अनाउंस कर देंगे। समझ में कि नहीं क्या? और चुपचाप से अभी एप्लीकेशन में एक्सेस दे देंगे और चुपचाप से वहाँ इंग्लिश मीडियम वाला जाके ले लेगा। उसके बाद हम यूट्यूब पे बताएंगे ताकि सर्वर वर्वर सब बैठा के रखा सब वहाँ पे, तो किसी हाँ जो इंग्लिश मीडियम के रहेंगे उनमें कंप्लीट इंग्लिश रहेगा। साउथ इंडिया उसमें कुछ टीचर हमारे तमिलनाडु के भी हैं, समझा गया? कुछ ऐसे टीचर जिनको हिंदी नहीं तो इनको नहीं आता है। इंग्लिश मीडियम का कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम का कंप्लीट हिंदी मीडियम में, उसका स्टडी मटेरियल भी हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम की लेक्चर और स्टडी मटेरियल भी इंग्लिश मीडियम। एक है इंग्लिश, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों, पीडीएफ भी आपके 2 ऑप्शन से रहेंगे, हिंदी में भी पीडीएफ ले सकते हैं, इंग्लिश में भी ले सकते हैं। तो वो लेक्चर भी दोनों में, पीडीएफ भी दोनों में। प्योर हिंदी में गए तो लेक्चर भी प्योर हिंदी में, पीडीएफ भी प्योर हिंदी में, मटेरियल स्टडी मटेरियल भी, टेस्ट सीरीज सब इसमें। आप किस इंटरव्यू के लिए दोनों व्यवस्था है, इंग्लिश और हिंदी। वहां इंग्लिश नहीं होता, चलता है उसमें भी, मिक्सअप में चलते हैं सब। इंटरव्यू के लिए आप लोग, इंटरव्यू सबसे बेस्ट पैनल को बैठाता है। अभी आप लोग जो बैच लिए हैं लोग, ये हिंदी और इंग्लिश भी इसमें टर्म्स रहेंगे, आपको मटेरियल दोनों में मिल जाएगा। लेकिन जो कंप्लीट इंग्लिश वाले हैं लोग, कंप्लीट इंग्लिश जिनको हिंदी नहीं मिला, ले सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप इंटरव्यू में बहुत हद तक सहज हो जाते हैं। आप लोग इंटरव्यू के टेंशन नहीं लीजिएगा, जैसे मेंस का रिजल्ट आएगा ना, सारे लोग के इंटरव्यू वाले लोग को आपको उन्हीं से मिलाएंगे जो लोग कम से कम 200 से ज्यादा डीएमएसपी का इंटरव्यू लिया है, यूपीएससी का रिटायर्ड मेंबर। समझा कि नहीं? ये सब चीजें नहीं, आप उनसे बैठ के जितना माथा नोचना है नोच लीजिएगा। समझा गया? पक्का 2-4 आप लोग माथा नोचिएगा तो भागेंगे। समझा? अब इससे बेस्ट क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। अब कोई अभी यूपीएससी का वर्तमान मेंबर वो कहना छोड़वा देंगे, वो कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन जो रिटायर्ड है और उसमें भी बहुत बेहतरीन काफी अच्छे लोग होते हैं, बहुत सुलझे हुए होते हैं, बात कीजिएगा तो एकदम प्यार से बात करेंगे, उसी में फंसा देंगे आपको, ले जाकर कहेंगे जा फंस लो। बहुत सुलझे हुए लोग रहते हैं, बहुत हाई लेवल के। तो आप लोग के लिए किसी भी चीज का इंटरव्यू लेने के लिए बहुत अलग अलग पैनल बैठाने पड़ते हैं। अभी तक इंटरव्यू में क्या था कि लड़का क्रीम लड़का रहेगा तो उसके लिए हर 3 स्टेज में इंटरव्यू रहेंगे। इंटरव्यू पैनल में एक आपके डिफेंस से रहेंगे, डिफेंस इंटेलिजेंस ब्रिगेडियर या मेजर जनरल रहेंगे, क्योंकि सबसे भयानक इंटरव्यू एसएसबी होता है, इससे बड़ा इंटरव्यू नहीं है। एक पैनल में उसके रहेंगे, एक यूपीएससी के रिटायर्ड मेंबर रहेंगे, सिविल उसमें रहेंगे जो यूपीएससी का इंटरव्यू लिए हैं आप, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, आपका बीएचयू हो गया, एमयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, हाँ मगध यूनिवर्सिटी का, अरे दादा दादा मगध यूनिवर्सिटी को ले जाएंगे तो कहेगा अच्छा इंटरव्यू देने आए हो, रुको खाने लाए हो, बताओ को अस्पताल कॉन्टेक्ट मारा। मगध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग को ले जाएंगे वहां पे, कुल सत्यानाश कर देगा वहां। 5 डॉलर अरे बेटा सुजात को कब लागू किया बेटा, अगले सालों का इंटरव्यू जाए यहाँ पे, वही मौका फोन आ जाएगा, हाँ बाद में बताएंगे, हाँ ठीक है सब्जी खरीद लेंगे, अभी इंटरव्यू ले रहे रखो। मगध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनका स्ट्रक्चर चेंज रहेंगे सबके। देखिए इंटरव्यू लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती, सवाल पूछने के लिए आप ही को खड़ा कर सकते, सवाल पूछ सकते, सवाल किस सेक्टर के रहेंगे। तो हर पैनल में 4 लोग कंफर्म रहेंगे, एक
डिफेंस है, एक यूपीएससी के रिटायर्ड मेंबर, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, एक साइकोलॉजिस्ट, एक कोऑर्डिनेशन के लिए कभी कभी जिसमें जैसे कुछ लड़के होते हैं थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जो लोग होते हैं ना, इनकी मेंटलिटी होती है क्रीम क्रीम को सेलेक्ट करना। हम लोग तो भैया सींचे हैं पीटी से लेकर मेंस तक में, तो उस बोर्ड में जिसमें लगेगा इसको तनी सा और सहारा की जरूरत है, ये भी हो जाएगा, उसमें हम लोग आएंगे। तनी गड़बड़ा जाएगा तो बढ़िया से निकल निकल मनोबल बढ़ाने के लिए, समझ रहे ना, क्योंकि हमारा इमोशन टच है। हम पीटी से लेकर मेंस तक में रगड़े हुए लोग। अब बताइए कोई डिफेंस से हैं लोग, फौज वाले लोग, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, पता है तो ठीक है, बहुत स्टिक, तो लड़के भी वहाँ घबरा जाते हैं। तो मिक्सअप करना पड़ता है, कुछ साइकोलॉजी से, कुछ प्रोफेसर से। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग में एक चीज होता है कि बच्चों से ज्यादा इंटरेक्ट हुए रहते हैं, क्योंकि लिमिटेड लड़के रहते हैं। हम लोग में उतना ज्यादा इतने लड़के हैं, बहुत लोगों से उतना इंटरेक्ट नहीं हो पाता है। तो सब पे अलग अलग बोर्ड बैठेगा, कहाँ कितने बोर्ड रहेंगे। कुछ लड़के रहेंगे जिनको एक ही बोर्ड में पास हो जाएंगे, हाँ भैया आपका ठीक ठाक है। कुछ लड़के रहेंगे जिनको समस्या रहेगा कि नहीं अभी आपको और सुधारने की जरूरत, किसी किसी में कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, तो सारी चीजें रहेंगी। समझ में? अब आपको टेंशन नहीं लेना है। यही बात से तो सब आप लोगों को तो खबर भी धीरे धीरे आती है ना। हम जहां जहां बात किए वहां वहां तो खबर बहुत पहले से पता चल गई। और एक चीज है कि अच्छे लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं, ये सबसे अच्छी चीज है। वहां जाने के बाद हमको लगा कि नहीं हमने भी कुछ कमाया है, पैसा भले ना कमाए लेकिन एक चीज तो कमाए, भरोसा देश का। लोग बहुत भरोसा करते हैं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोग कह रहे हैं कि खान तो एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बहुत सही। देश में केवल अमीर लोग आ रहे थे आगे बढ़ के, 2-2 ढाई लाख रुपए फीस देके, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी जाइएगा, समझ में नहीं आएगा ऑफलाइन की चीजें के। हाँ आप ऑनलाइन रहिए, ऑनलाइन जैसे ऑफलाइन आएगा आप लोग को। कभी ऐसा हुआ है कि हम लोग की वजह से आपको कोई समस्या आई हो? 1 रुपया आप लोग का ना बर्बाद हुआ होगा, समझ में नहीं है? ऑफलाइन वाले में अब हम एक डेट नहीं बोल पाएंगे, हमारा डेट जानते हैं ना, कभी एक्सटेंड कर जाता है। अगर हम कह देंगे 2 दिन में और हमको क्वालिटी अच्छी नहीं मिली तो 2 महीना भी हो सकता है, लेकिन इतना नहीं होने देंगे। हमको आप इतने दिन से जान रहे थे तो समझ ही गए होंगे। कह रहा है कि सर आप तो ऑनलाइन वाले को देख भी नहीं पाते होंगे। आप में देख लेते हैं ना, बस ऑनलाइन वाले को भी हम देख लेते हैं। जो सीरियस पढ़ाई करता है उसका रिजल्ट होता है, मिठाई लेके आता है, हम देख लेते हैं ये सीरियस पढ़ रहा था, समझ आ गया? सबको देख के क्या करेंगे? चलिए अब देखते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। बट सीबीएसई वाले लोग, इंग्लिश मीडियम वाले, आप लोग को भी एप्लीकेशन पे हम लाइव वाले जितने लोग हैं चुप बता दे रहे हैं, तो उसको भी हम एक्सेस दे देंगे वहां पर। उसको आप में से कितने इंग्लिश मीडियम प्योर इंग्लिश वाले? कम ही है प्योर इंग्लिश वाले। ये काला कौन सी तुम्हें? वैज्ञानिक तो कर समझ में आता है, उसका टकला भी ठीक है। काला खसी तुम सीबीएसई का है? अच्छा इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे झारखंड बोर्ड से, ठीक वही हम कहें सीबीएसई का तुम कैसे लग रहा है? चलो आगे देखते हैं हम लोग। ज्योग्राफी तो हम ही पढ़ाएंगे आप लोग। टोटल 11 चीजें रहेंगी जी, 11 टीचर मेन में। इसमें मेंस और ऑप्शनल में, जीएस में थोड़ा सा ऊपर ऊपर भी पढ़ सकते हैं, चलेगा। ऑप्शनल में पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। आप लोग को इतना बताते ना, 1 हफ्ते पहले आराम से थोड़ा स्टेबल हो जाइए, फिर जब आप पढ़िएगा ना तो आपको अपने समझ में मेरा हो जाएगा। स्टडी मटेरियल देखो बाबू ध्यान से, आपको हम बताए थे भारत का भौगोलिक विशेषता बताए थे ना। इंडिया का नक्शा क्या है? इंडिया का नक्शा क्या हो गया? वो ठीक ठाक नहीं है। बताइए बाबू आप लोग, उत्तर का विशाल पर्वतमाला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यह पाकिस्तान से विस्तार होकर म्यांमार तक गया है। इसी की एक शाखा अंडमान निकोबार भी शिवालिक की एक शाखा है। सबसे बाहरी भाग कहलाता है ट्रांस हिमालय। ये पूरा बता दिया आप लोग को, पहाड़ वगैरह ये टू जेड पहाड़ बता दिए कि नहीं? ये पहाड़ी क्षेत्र हो गया, किसी को दिक्कत? इसके नीचे वाला भाग मैदानी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मैदान। हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, ये कौन सा क्षेत्र? मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र में शुरुआत में जहां पत्थर होते हैं उसे भावर, उसके नीचे तराई, हर साल बाढ़ आएगा, खादर, बाढ़ नहीं आएगा, बांगर बता दिए थे। ये हो गया आपका। आपको हम दक्कन ट्रैप भी बताए थे। अरब सागर में क्या था? बहुत बड़ा भूकंप, ज्वालामुखी था, प्लेटों के विभाजन। कहां से? यहां पर आज ना प्लेट नहीं है। जब दक्कन ट्रैप का निर्माण था तो उस समय यहां दरार पड़े थे। क्या होता है? दरार। और अंदर से क्या निकला था? मैग्मा। यह मैग्मा जो समुद्र में गिरा वो वहां के जलीय जीव से क्या बन गया? पेट्रोलियम। क्या बन गया? पेट्रोलियम। और जो इस साइड में गया
वो कई परत दर परत पड़ गया, जिसे हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन। और जो पास में यहाँ ज्यादा गिरा था वो पश्चिमी घाट। इस दक्कन ट्रैप के घिसने से कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। क्या दक्कन ट्रैप में भूकंप आते हैं? नहीं आते। दक्कन ट्रैप में एक जगह है महाराष्ट्र में, लातूर, वहां पे दक्कन ट्रैप बहुत ही कमजोर है और वहीं पे ससुरा भूकंप आया। लातूर में, दक्षिण भारत का एक जगह है महाराष्ट्र, जहां के नीचे के दक्कन ट्रैप परत बहुत ही कमजोर है, तो वहां संभावना भी थी भूकंप की, और वहीं आ भी गया वहां पर भूकंप, लातूर के सेक्टर में। प्रायद्वीपीय पठार समझते हैं। पठार जो होता है वो पठार किसी भी भाग का उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? पठार। समुद्र तल से उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? पठार कितना ऊपर होना चाहिए? 1000 मीटर। कम से कम कितना? 1000 मीटर। 1000 मीटर या उससे अधिक ऊंचा होना चाहिए तो उसे क्या कहेंगे? पठार। जब किसी देश का अधिकांश भाग ही पठार होता है तो उसे महाद्वीपीय पठार कहते हैं। जैसे एक देश है बोलीविया, छोटा सा, दक्षिण अमेरिका में, पूरा देश में पठार है, तो उसे क्या कहेंगे? महाद्वीपीय पठार। क्या कहेंगे? महाद्वीपीय पठार। और अगर किसी पर्वत से जस्ट नीचे पठार हो जाए तो उसे हम कहते हैं गिरिपद पठार। जैसे पर्वत को क्या कहेंगे? गिरी। तो बताइए, हमारे तो जस्ट इधर तो मैदान है, पद मतलब होता है पैर, पद मतलब पैर, तो गिरिपद पठार। गिरी मतलब पर्वत, पद मतलब पैर, तो पर्वत के पैर के पास पाने जाने वाला पठार गिरिपद पठार। गिरिपद पठार, गिरिपद पठार कहलाता है। क्या इधर कोई गिरिपद पठार है? दक्कन का पठार इधर है, तो क्या ये गिरिपद है? नहीं। लेकिन अगर हिमालय के उस साइड देखिएगा, तिब्बत का पठार। कौन सा पठार? तिब्बत। तिब्बत का पठार कैसा पठार है? गिरिपद पठार। कौन सा पठार है? गिरिपद पठार है। कौन सा पठार है? गिरिपद पठार है। आगे बढ़े, अब हम पठार के बारे में देखते हैं। हम लोग का कौन सा पठार है भैया? ये दक्कन ट्रैप, इसे हम दक्षिण भारत का पठार कहते हैं। इस दक्षिण भारत की पठार की कई सारी विविधताएं हैं, क्योंकि इस पठार के पास बहुत सारे पर्वत भी हैं। बहुत सारे क्या है? पर्वत। तो इसे हम दक्षिण भारत का पठार कहते हैं। यह राजस्थान के एरिया से स्टार्ट होके मध्य प्रदेश के बीच वाले भाग से निकलते हुए पूरा का पूरा छत्तीसगढ़, पूरा का पूरा झारखंड लिए हुए यह पठार है। तो ऊपरी सीमा आप समझ में आ गया आप लोग? कहां से? राजस्थान, मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग से कंप्लीट छत्तीसगढ़ और झारखंड को लेते हुए बंगाल में नहीं जाता है, क्योंकि बंगाल मैदानी क्षेत्र है। और उसके इधर से देखेंगे तो बंगाल का थोड़ा सा एरिया ये कवर करता है। बंगाल का ज्यादा एरिया की थोड़ा सा एरिया? थोड़ा सा एरिया को कवर करते हुए ये दक्षिण भारत में उड़ीसा के इस साइड के एरिया को कवर करते हुए कंप्लीट छत्तीसगढ़ कहां तक जाता है? तमिलनाडु में। कहां तक जाता है? तमिलनाडु। तो ये दक्षिण भारत के पठार की ये सीमा हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? क्या कंप्लीट बंगाल लेता है? बंगाल का पश्चिमी भाग थोड़ा सा, उड़ीसा का आधे आध का ले लेता है, छत्तीसगढ़ तो दोनों ओर से समेट लिया, तेलंगाना भी समेट लिया, आंध्र प्रदेश के बीचों बीच से, तमिलनाडु के बीचों बीच में। अब बीचों बीच से जाता है, बीचों बीच में रुक जाता है। इसके आगे पहाड़ है। इसके आगे क्या है? पहाड़। पठार 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं और ऊपर का भाग क्या होता है? समतल। ऊपर का भाग समतल। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ऊपर का भाग समतल होता है, जबकि ऐसे कोना निकल जाएगा तो पहाड़ हो जाएगा। समतल होने की वजह से इसे खोदिएगा तो खनिज ज्यादा निकलते हैं, क्योंकि कोई भी चीज ऊंचा है इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ भरा गया तभी ऊंचा है, तो उसके नीचे से खनिज ज्यादा निकलते हैं। इस साइड में देखेंगे तो इस साइड में पश्चिमी घाट पर्वत के अंदर अंदर का सारा भाग इसी का है। यहाँ तो पहाड़ है पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट के अंदर का सारा एरिया किसका है? पठार का। तो ये पश्चिमी घाट के अंदर का एरिया किसका है? पठार का। तो बताइए, पठार के बाउंड्री का काम कौन कर दिया? पश्चिमी घाट। और इधर में पूर्वी घाट। दोनों साइड में पहाड़ है, इधर में कौन सा है? पश्चिमी, और इधर में पूर्वी। क्वेश्चन पूछा था कि पश्चिमी घाट पर्वत के कगार का काम कौन करता है? पश्चिमी, सॉरी उल्टा बोल दिया, दक्कन के पठार के कगार का काम कौन करता है? पश्चिमी। उसमें पूर्वी घाट ऑप्शन में नहीं था, अलग अलग पहाड़ था, तो पश्चिमी घाट। किसी को कोई दिक्कत? तो पठार का डिजाइन तो समझ में आ गया आप लोग को। इन पठार की अलग अलग विशेषताएं हैं। इन पठार में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह पठार दक्षिण भारत में है, नहीं तो मध्य भारत में। यह उत्तर भारत की ओर नहीं आए हुए हैं। तो भारत के जो
प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीप यानी पेनिनसुलल जो प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार जो साउथ इंडिया का जो प्लेट्यू पठार है वो या तो दक्षिण में है या तो मध्य में है। तो नर्मदा नदी इसे दो भागों में बांट देती है। कितने भागों में? दो। तो जो ऊपर का एरिया होता है वो भारत के एकदम बीचों बीच में आ जाता है। ऊपर का एरिया भारत के एकदम बीचों बीच में आता है और नीचे का एरिया दक्षिण में चल जाता है। तो नीचे का एरिया कहलाता है दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। नीचे का एरिया दक्कन का पठार। अब बीच का एरिया चूंकि पूरे भारत के बीचों बीच में आ जाता है इसलिए इसे मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि कहते हैं। हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, मध्यवर्ती उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड, मध्यवर्ती उच्च भूमि कहेंगे। क्या कहेंगे? मध्यवर्ती उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड, मध्यवर्ती उच्च भूमि। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत हो तो बताया जाए। मध्यवर्ती उच्च भूमि। नीचे देखते हैं एक एक करके। ये कौन सा एरिया है? दक्कन का पठार। ये वाला मध्यवर्ती उच्च, मध्यवर्ती उच्च भूमि में पत्थर ज्यादा है, पत्थर की मात्रा ज्यादा है और दक्कन के पठार में खनिज की मात्रा ज्यादा है। दक्कन के पठार का सबसे निचला भाग धारवाड़ कहलाता है। क्या कहलाएगा? धारवाड़ कर्नाटक में कहलाता है। किसमें कहलाएगा? कर्नाटक में। तो सबसे निचला भाग क्या कहलाता है? धारवाड़, धारवाड़ का पठार कहलाता है। तमिलनाडु में भी है नीचे, तो उसे हम तमिलनाडु का ही पठार कहते हैं, जो कोयला तथा लौह अयस्क स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। धारवाड़ का पठार भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। धारवाड़ के पठार में एक जगह है जिसका नाम है कुद्रेमुख। क्या नाम है? कुद्रेमुख। धारवाड़ के पठार में एक जगह है कुद्रेमुख, जहां से क्या निकलता है? लोहा। क्या निकलता है? लोहा। धारवाड़ के पठार में एक जगह है कोलार, जहां से क्या निकलता है? सोना। क्या निकलता है? कोलार गोल्ड फील्ड। सुने? कोलार गोल्ड फील्ड, रॉकी भाई। और एक है KGS, समझ आ गया? खान ग्लोबल स्टडीज। इसके यहाँ खजाना खत्म हो सकता है, यहाँ नहीं। आप लोग चलता फिरता सोना है लोग, नहीं है? ये गरुड़ा, काला खसी, उसका गुंडा गरुड़ा होता है। नहीं, वो तो ग्रेफाइट है एकदम। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? किसको? अल्लाह नहीं कर लो, लड़का है तो उतना मजाक करने पर सो जाता है। तो बोलो ना, ये लोग कभी मार कर लेगी सब। उतना कुछ लड़की चाहेगी सब। आगे देखिए, किसी को दिक्कत? कोलार गोल्ड, कोलार किस लिए? सोना के लिए गधा। कुद्रेमुख लोहा के लिए, कुद्रेमुख लोहा। तमिलनाडु के पठार में जाएंगे, सेलम एक जगह है। क्या है? सेलम, स्टील उत्पादन के लिए। सेलम, सेलम। कुद्रेमुख लोहा, कोलार, कोलार सोना के लिए प्रसिद्ध। आगे बढ़े, जैसे ये आंध्र प्रदेश का पठार है, ये तेलंगाना का पठार है। तेलंगाना में गया तो तेलंगाना का पठार। महाराष्ट्र के पूर्वी भाग को विदर्भ का पठार कहते हैं। क्या कहेंगे? विदर्भ का पठार। ये कौन सा पठार है? विदर्भ का। ये बोलिए धारवाड़ का पठार। ये तमिलनाडु का पठार। सेलम किस लिए? ये पठार बोलिए तो तेलंगाना का। ये विदर्भ का पठार। कौन सा पठार? विदर्भ, विदर्भ का पठार। जो खाली जगह दिख रहा है इसको दक्कन का पठार कह दीजिए, क्योंकि नर्मदा नदी के नीचे का सारा एरिया क्या है? दक्कन का। तो जिसका नाम आपको पता है, विदर्भ का पठार, तेलंगाना का पठार, धारवाड़ का पठार, तमिलनाडु का पठार, तो उसको नाम लेके बुलाइए। ना तो सीधे बोलिए दक्कन का पठार। सीधे क्या कह सकते हैं? दक्कन। जैसे जहां खाली जगह दिख रहा है सब क्या हो जाएगा? दक्कन। जैसे आप में किसी किसी का नाम पता रहता है तो हम नाम लेके बुलाते हैं, नहीं तो बाबू बबनी कह के बुलाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे नाम किसी किसी का पता है,
आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो जहां खाली जगह है वहां पे, सर हम लातूर से हैं, भूकंप आया था तुमरे लातूर का है, दक्षिण भारत में वही जगह है जहां भूकंप आ जाता है, अब बहुत भयानक आया था। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये छत्तीसगढ़ का निचला भाग, ये कौन राज्य है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नीचे बस्तर का पठार, कौन सा पठार? बस। तो जहां जहां नाम पता है वहां वहां नाम रखना। कौन सा पठार? बस्तर का। ये विदर्भ, तेलंगाना, कारवा, हाँ, तमिलनाडु का पठार। क्या पूरा उड़ीसा पठार का हिस्सा है? उड़ीसा का थोड़ा सा एरिया किसमें है? पठार का। तो यहाँ राउर किला नाम सुने होंगे, कौन ना? राउर किला। राउर किला स्टील के लिए, राउर किला स्टील। राउर किला के पास ही एक जगह भाखड़ा ना, सॉरी, हीराकुंड डैम, संबलपुर जिला है, वहां पे कौन सा बात है? हीरा। उड़ीसा के निचला भाग वाला में यहाँ एक पठार है जिसका नाम है दंडकारण्य का पठार। कौन सा पठार? दंडकारण्य का पठार। क्वेश्चन कहेगा दंडकारण्य का पठार कहाँ है? मलकानगिरी उड़ीसा, कालाहांडी उड़ीसा। तो जो दंडकारण्य पठार है वो बेसिकली उड़ीसा में है। उसी दंडकारण्य के पठार में आपको अंदर याद रखना है कि दंडकारण्य के पठार में आपका मलकानगिरी आता है, दंडकारण्य के पठार में आपका कालाहांडी आता है। तो मलकानगिरी हो या कालाहांडी हो, ये किसका हिस्सा है? दंडकारण्य। किसका है? दंडकारण्य का। दंडकारण्य का। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? दंडकारण्य का पठार है। तो दंडकारण्य का पठार में बारिशें नहीं होती है, एकदम उजड़ा जगह है, पथरीला जगह है, लेकिन वहाँ खनिज बहुत ज्यादा होता है। तो वहाँ के जब खनिज का विदोहन किया जाता है ना दंडकारण्य में, तो खनिज जब निकाला जाता है तो वहाँ के मजदूर वगैरह काम करते हैं। तो वो एरिया भयानक नक्सलाइट हो गया। और नक्सलाइट कहते हैं कि देखो सरकार खनिज निकाल लेती है, तुमको क्या देती है। तो वहां पे नक्सल समस्या दंडकारण्य में, छत्तीसगढ़ के निचले भाग में सबसे ज्यादा यही एरिया है, चाहे वो बस्तर का पठार हो चाहे वो दंडकारण्य का पठार हो, सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र यही है। जिसके रीजन है अशिक्षा, इतनी भयानक अशिक्षा है जिसका कोई नहीं। आदिवासी क्षेत्र है वहां पर, तो वहां पर शिक्षा का बहुत ज्यादा, शिक्षा का अभाव है। शिक्षा जब तक नहीं रहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन खराबी यही है शिक्षा की, शीशम का पेड़ और शिक्षा, ये जल्दी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। शिक्षा एक ऐसा चीज है जो आपको कम से कम आपको 20 से 25 साल समय लेता है। अगर किसी व्यक्ति को बचपन से शिक्षा दीजिएगा, आप सोचिए ना आपको कब से शिक्षा दिया जा रहा है? ABCD से, तब से जब आप ऐसे सी लिखते थे, समझ में आ गया? बाद में आदमी ऐसे लिखता, छोटका लिखो बड़ी कचरा होता है, सो उसे को पढ़ाइएगा ना जान निकाल लेगा सब। एक तो हम गलती से अभी बता रहे थे, इसे पढ़ा रहे थे, एक टीचर थे, इनसे बातचीत कर रहे थे, तो उनसे उनका लड़का तो उनको बता रहे थे, तो उसको बनाना सिखाएंगे, देखो ऐसे बनाओ, तो सीख गया। अब वो खचरा बतियाने ही नहीं थे। जब बनाए ए, फिर देखिए तो हम कहे ठीक है ठीक है, फिर एगो बनाए ए, देखिए तो याद तो बनाओ ना एक पेज, तब दिखाना है आप दाएं दे बनाए, देखिए वेरी गुड। अब ओकरा एगो ए बनाए तो एगो ए पे को गुड चाहिए अब हर मोहल्ला दिखाया था खान सर गुड दिए ये लिख लिख के दिमाग नोच दिया था मेरा। 50 बार लिखा था एक, 50 बार चेक कराया था बड़ी मेहनत का काम होता है। शिक्षा ऐसा चीज है जिसको आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब ओकरा ABCD सीख रहा है, आज से उसमें निवेश हो रहा है, नहीं होता है RD जमा हो रहा है, 20 साल बाद उसका रिजल्ट, 15-20 साल लग जाता है, ऐसा कि नहीं लग जाता। शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव होता है। यही वजह है कि लोग शिक्षा से थोड़ा भागते हैं कि 15-20 साल लगता है उसका रिजल्ट आने में। बताइए दंडकारण्य का पठार कहाँ पे है? उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ से भी उसका बॉर्डर लग जाता है। और उड़ीसा का पठार तो उड़ीसा में ही है। बस्तर का पठार यहाँ पे। सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित पठार दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य के पठार के दो मुख्य हिस्सा, कालाहांडी, मलकानगिरी। कालाहांडी और मलकान, कालाहांडी और मलकानगिरी, कालाहांडी और मलकानगिरी। किसी को कोई दिक्कत नहीं?
आगे बढ़े तो ये कौन सा पठार था? दक्कन का पठार। ये कंप्लीट मिला के क्या बनता है? दक्कन का पठार। किसका बनता है? दक्कन। लेकिन याद रखिएगा, दक्कन के पठार की जो विशेषताएं हैं, जो मैचिंग है, उस मैचिंग से उड़ीसा का पठार और दंडकारण्य का पठार कंप्लीटली मैच नहीं करता है, हल्का सा डिफर होता है। तो क्वेश्चन कहेगा इनमें से कौन सा दक्कन का पठार नहीं है, तो आपको विदर्भ मार सकते हैं। विदर्भ का पठार दक्कन का पठार है, बस्तर का पठार दक्कन का पठार है, धारवाड़ का पठार दक्कन का पठार, लेकिन दंडकारण्य वाला दक्कन का नहीं है पास में, बट मैच नहीं करता। उसकी जो विशेषताएं होती है वो थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब ये बीच वाला भाग बोलिए क्या? बोलिए क्या? बीच वाला मध्यवर्ती उच्च भूमि कौन सी नदी बांटती है? कौन सी नदी? नर्मदा नदी। इसके जस्ट ऊपर कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। तो यहाँ जस्ट ऊपर एक पठार है, विंध्याचल का पठार। कौन सा पठार? विंध्याचल। विंध्याचल का पठार पथरीला है, वहां के पत्थर बालू बनाने के काम में आते हैं। दुबई वगैरह में जब बालू की कमी हो गई थी, समुद्र का बालू काम लायक नहीं होता है, क्योंकि समुद्र में लहरें इतनी चलती हैं कि बालू की रेतों का जो कोना निकला होता है उसे तोड़कर गोल कर देती हैं। तो उसमें सीमेंट लगाइएगा ना तो 2-4 साल बाद छोड़ देगा, गोल एकदम हो जाता है। तो गोल चीज में नहीं होता है। हमारे यहाँ भी देखिएगा ना, गोल गोल पत्थर आते हैं। बालू जब चला जाता है तो कुछ कुछ गोल गोल पत्थर रंगीन रंगीन निकलता है, उसको साइड कर दिया जाता है। समुद्र इतना चिकना होता है कि उसमें सीमेंट पकड़ में नहीं करता। तो दुबई में भी जब बिल्डिंग्स बन रही थी, बुर्ज खलीफा बड़का बड़का ना, बालू वगैरह की जब जरूरत पड़ी थी, मध्य प्रदेश से गया था पत्थर, बालू नहीं पत्थर। अब पत्थर को क्या किया जाता है? क्रश किया जाता है, और क्रश करके उसको बालू बना लिया जाता है। अब वो बालू थोड़ा ज्यादा मोटा रहता है, नदी के बालू से ज्यादा मोटा रहता है, लेकिन बहुत मजबूत रहता है। उसमें एकदम कोना कोनी निकला रहता है, कोनो नोकीला अलग अलग टाइप का। समुद्र का बालू काम लायक नहीं होता है। कुछ कुछ जगहों के समुद्र के बालू भी काम लायक होते हैं, लेकिन हर जगह के नहीं होते हैं। आगे बढ़े तो विंध्याचल का पठार जो है चूना पत्थर बेसाल्ट इत्यादि की मात्रा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ये हो गया कौन सा पर्वत? पठार विंध्याचल का पठार। कौन सा पठार? विंध्याचल का। विंध्याचल के पठार के जस्ट ऊपर है आपका बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार? बुंदेल। और यह बुंदेलखंड का पठार काफी ऊंचाई तक है, उत्तर प्रदेश के आसपास में भी यह टच कर जाता है। कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार। यह एरिया भी सूखा है। 2 क्षेत्र सूखा के लिए प्रसिद्ध, दंडकारण्य का पठार, बुंदेलखंड का। कौन सा पठार? बुंदेलखंड। दंडकारण्य और बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड के पठार के एक साइड में है मालवा का पठार और दूसरी ओर है बघेलखंड का पठार। तो बताइए इसके पूरब में बघेलखंड, पूरब में, अब पश्चिम में मालवा का पठार, पश्चिम में मालवा का, पश्चिम में मालवा का पठार। मालवा का पठार क्वेश्चन जब भी कहेगा आपको, ज्योग्राफी में अगर ठीक ठाक नक्शा में पकड़ है ना तो बहुत सारा क्वेश्चन घुमाया हुआ आप पकड़ सकते हैं। अरावली पर्वत, सुनिए ध्यान से, अरावली पर्वत तथा प्रायद्वीपीय पठार, अरावली पर्वत तथा प्रायद्वीपीय पठार के बीच सीमा निर्धारण कौन करता है? मालवा का पठार। क्या चीज सोच रहा था तुम? ये अरावली पर्वत है और ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है, इसमें बीच में कौन सीमा बनाया? मालवा का। कौन पठार? मालवा का पठार। मालवा का पठार समझ में आ गया। इसके बगल में ये वाला पठार बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठार। बाजीराव मस्तानी देखे ना, बुंदेलखंड। बताइए पहले से बिहार आता यो चल जाती हो लगे, बेचारी काशी बाई की लाइफ खराब कर देती है, बहुत सीधा रहती हो और चल जाती हो करे यहाँ। अब बड़ी मुंह बड़ी कड़ा कड़ा बात बोलती रहती है, जवाब फटाफट देती है। एगो तो अपने भी आकर के चल जबरदस्ती, दुकान छारू कटार। तुम लोग को कोई कटार उतार दे तो मत ले लेना, ये कहता चला है साथ वहां पे। हाँ हमें बियाह में कटार दे के बियाह हो जाता है, समझ में कि नहीं गया? आगे बढ़े, बताइए कौन सा पठार है? मालवा का पठार। और ये बताइए बुंदेल का, और ये बघेलखंड का। कौन सा पठार? बघेलखंड। बुंदेलखंड बघेलखंड का पठार। आगे बढ़ जाए, ये पठार जो है, ये पठार भी बेसाल्ट चट्टान है, लेकिन दक्षिण भारत में
बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। नर्मदा नदी के ऊपर में बेसाल्ट चट्टानों की कमी है, इस वजह से यहाँ पे भी घिसावट से कुछ काली मिट्टी बने हैं, और यहाँ पे भी घिसावट से कुछ हद तक क्या बने हैं, काली मिट्टी बने हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो गया बेसाल्ट चट्टानों की घिसावट से काली मिट्टी। अब इन चट्टानों पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो छोटे पर्वत हैं। तो पहले हम पठार देख लेते हैं, फिर छोटे पर्वत देखेंगे। जैसे छोटे पर्वत देखेंगे तो यहाँ बहुत लाइन से छोटे छोटे पर्वत है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे पठार किधर है पर्वत किधर है। तो पहले हम क्या देख लेते हैं, पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार को कौन सी नदी दो भाग में बांटती है, कौन सी नदी, नर्मदा नदी। ये पठार बोलिए, आइए। कौन सा पठार, छोटा। झारखंड में पाए जाने वाला पठार क्या कहलाता, छोटा नागपुर का पठार। झारखंड जो है उसमें कौन सा पठार पाया जाता है, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, झारखंड के पठार को क्या कहेंगे, छोटा नागपुर। ये विदर्भ के पठार की तरह कुछ हद तक समानता रखता है। इसका नाम क्या है, छोटा नागपुर का। इसका 4 हिस्सा, कौन हिस्सा है, 4 हिस्सा होता है, जिसका एक हिस्सा खत्म हो चुका है, गया का पठार। गया का पठार, गया का पठार अब घिस चुका है। आप बिहार के गया में जाइएगा, झारखंड से जस्ट ऊपर गया है, यहाँ पर बोध गया, गया, वहां पे देखिएगा अभी भी आपको कुछ कुछ पर्वत टाइप का जगह मिलेगा, बराबर की पहाड़ियां हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, ऊपर नीचे है, तो वो भी पठार था। लेकिन अत्यधिक पुराना होने की वजह से वो छोटा नागपुर के पठार का ऊपरी भाग, गया का पठार क्या हो गया, खत्म हो चुका है। अब जो भी पठार बचा है वो किस में बचा है, झारखंड में। झारखंड में कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। तो निचले पठार का नाम है रांची का पठार, निचले पठार का नाम रांची, रांची का पठार। इस साइड में कोडरमा का पठार, इस साइड में हजारीबाग, हाजीपुर नहीं जी, हजारीबाग, हम हाजीपुर बोल दिए क्या, हजारीबाग का पठार। इस साइड में कोडरमा का पठार, कोडरमा का पठार। तो छोटा नागपुर के पठार के कितने हिस्से थे, हाँ, वर्तमान में 3 है। कितने हिस्से थे, गया का पठार खत्म हो चुका। कौन सा पठार विलुप्त हो चुका है, गया का पठार विलुप्त हो चुका। तुम काला खसी किस पठार का हिस्सा है, हजारीबाग के पठार। कहाँ घर है, गिरिडीह, देवघर के पास। तो कोडरमा के पठार में चला जाएगा तू, इस साइड में देवघर वगैरह। आगे बढ़े, गया का पठार क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। रांची का पठार, इस पठार में सबसे ज्यादा अभी मात्रा में खनिज, अगर धारवाड़ के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं खनिज है ना, धारवाड़ के बाद, तो छोटा नागपुर के पठार में। किसमें, छोटा नागपुर। कोयला भी होता है, तांबा भी होता है, लोहा भी होता है, यूरेनियम भी होता है, अभ्रक भी होता है, बहुत सारा चीज पाया जाता है। पथरीली भूमि है, चूना पत्थर भी पाया जाता है, सीमेंट भी होता है। सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं वहां पर, कहाँ पे, छोटा नागपुर, झारखंड। लेकिन फिर भी बहुत पिछड़ा है झारखंड में। जितना खनिज के साथ साथ विकास होना चाहिए उतना विकास वहां पे नहीं हुआ। अनस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट जिसका सबसे बड़ा रीजन था। अब बिहार की तो बातें मत कीजिए। आप जब बाहर जाइएगा ना, जब दिल्ली, मुंबई या कहीं पे बड़े बड़े ऑफिसेज में, तो वहाँ आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिले, बहुत सारे आदमी आपको मिलेंगे ना जो किसी बिल्डिंग को केयर टेकर कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। पता चलेगा कि बिहार के कहीं का है। जितना बढ़िया लोग थे, लोग सब चल गए, लोग अभी वापस ला रहे हैं लोग। ठीक है, तो अब क्या है ना, डिजिटल होने से एक फायदा है कि अब आपको लिए सीमा अब नहीं रह गई, अब आप कहीं से कहीं जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी कई चीज़ों की कमी रही थी। यहाँ पे पठारी क्षेत्र है, सड़क अब तो बहुत नई टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं, तो यहाँ पे पहले नक्सल समस्या भी था, अभी बहुत हद तक कंट्रोल है। तो बताइए, निचला पठार रांची, कोडरमा, हजारीबाग, इन चारों को मिला देते हैं तो छोटा नागपुर, चारों को मिला देंगे तो छोटा नागपुर के पठार। इसके बाद क्या हुआ ना, ये मैदानी भाग शुरू हो गया। और ससुरा मैदानी भाग जो था वो इधर की ओर ढाल था, इधर की ओर उठा था। तो सारी की सारी नदियां जो थी वो चल आई सब किधर, इस साइड, सब नदियां इधर चल आई और इस एरिया को धंसा दी सब।
एरिया क्या हो गया, धंस गया। तो एरिया क्या हो गया, धंस गया। तो इस धंसे वाले एरिया को क्या कहते हैं, मालदा दरार। क्यों, कौन सा दरार, मालदा दरार, मालदा दरार। और इसके ऊपर चला गया मेघालय का पठार। कौन सा पठार, मेघालय का। तो बताइए मेघालय के पठार को छोटा नागपुर के पठार से कौन अलग करता है, मालदा दरार। कौन सा दरार, मालदा दरार। इस दरार का, इसे दरार क्यों कहते हैं, क्योंकि ये धंसा हुआ एरिया। कैसा एरिया है, धंसा हुआ, समतल है, क्या है, समतल, धंसा हुआ है। यहाँ पे इधर ऊंचा है, इधर ऊंचा है, बीचों में क्या है, गैप है। तो दूर से लगता है कि क्या ये धंसा हुआ है। यहाँ पे मालदा इसलिए कहते हैं कि वहां पे जगह का नाम है मालदा। वहां का आम बहुत फेमस है, बिहार में सबसे ज्यादा वही आम चलता है, बाकी जगहों पे अलग अलग आम चलता है। बोलिए वो, हाँ कौन सा, अटल टनल। टनल के बारे में जब हम लोग दर्रा पढ़ेंगे लोग ना, तो उसी में टनल आएंगे। हाँ तो देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि इन सभी के बीच में छोटे छोटे पहाड़ पर्वत पाए जाते हैं। उसी पहाड़ पर्वत के बीच में कुछ दर्रे हैं सब। और उन दर्रा तो नेचुरल हो गया, अभी टनल्स है, जवाहर टनल, अंजी घाट टनल, अभी चिनाब ब्रिज, ये सब चीजें। तो उस पहाड़ में हम लोग उसको देख लेंगे, एक साथ रहेगा तो रैंडम रहेगा, तो बिखरेगा नहीं कोई चीज। वरना ऐसे रैंडम पठार में थोड़ा सा पहाड़, जैसे हम ट्रांस हिमालय बता रहे थे, उसी में दर्रा, उसी में सुरंग बताते, तो रैंडम बिखर जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बताइए ध्यान से, ये पठार, ये छोटा नागपुर का पठार, दोनों को अलग कौन करता है, कौन अलग करेगा, मालदा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे आप लोग। बैठे रहो बाबू लोग उधर वाले।